Hello students, we are discussing our chapter number 2 acid, base and salt, and yesterday we started the topic how does acids react with metals। और कुछ हमने रिएक्शंस की थी कल कि एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उन रिएक्शंस को बैलेंसिंग और उनके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ये चीज़ भी हम कल कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक का कुछ रिमेनिंग पोर्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर वी हैव एक्टिविटी 2.3 इन आवर NCERT बुक। इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या दिखाया गया है कि हमने एक एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट किया। एसिड और मेटल की रिएक्शन के लिए ये एक्टिविटी हमें दी गई है। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, ये एक सेटअप लगाया है। इस सेटअप के अंदर ये हमारे पास एक स्टैंड है जो कि आपके टेस्ट ट्यूब और टाइट्रेशन फ्लास्क वगैरह जो है उनको होल्ड करने के लिए काम आते हैं। सो इस स्टैंड के अंदर हमने क्या किया, इस स्टैंड के अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब लगा दी और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दो चीज़ें ऐड की हैं। देखो यहाँ पे आपको लिखा है जिंक ग्रैनुअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस, और सबको पता है जिंक एक मेटल है। तो हमने जिंक मेटल ली है और उसके ऊपर से हमने ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस एक्टिविटी में हम किस किस की रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल है यहाँ पे जिंक और एसिड है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। इसके ऊपर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है एंड वी नो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4। तो जैसे ही हमने क्या किया, इस जिंक मेटल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी। और आप सबको पता है, कल हम ये चीज़ कर चुके हैं कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी और जो एसिड का रिमेनिंग पोर्शन है वो कहाँ किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर कल वाला पार्ट हम दोबारा रिवाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी शुड गेट जिंक प्लस H2SO4। और आपको ट्रिक बताई है इसको करने के लिए, एरो नीचे की तरफ लगा रही हूँ क्योंकि आगे स्पेस कम है। तो पहले आप हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट करके लिख दो। H2 हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा, विच आयन इज़ दिस, एंड यू ऑल नो वेरी वेल दिस इज सल्फेट आयन। तो सल्फेट और जिंक को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और फॉर्मूला क्या होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। ये फॉर्मूला मेकिंग मैं आपको 9th से बता रही हूँ, तो आपको पता है किस तरह से हमने ये फॉर्मूला मेकिंग किया है। Zn जिंक की आयन की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट आयन की वैलेंसी -2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा ZnSO4 और साथ में गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन। तो इसी सेटअप पे हमें दिखाया है। जैसे ही तुमने ये क्या किया, यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर, पीसेस ऑफ जिंक के ऊपर ऐड किया, तो यहाँ से कुछ बबल्स उठ रहे हैं। देखो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, इस सॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू होंगे। जैसे तुमने देखा होगा, अगर तुम कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल देते हो तो एकदम से छोटे छोटे बबल्स ऊपर आ जाते हैं, एफरवेसेंसेस ऊपर आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू होंगे। और हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कॉर्क लगा दिया। कॉर्क एक रबर जैसा, एक ढक्कन जैसा सा होता है जिसके बीच में एक होल है। तो हमने इसको बंद कर दिया कॉर्क की हेल्प से। बंद क्यों किया है, ताकि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से सीधी बाहर ना चली जाए। हम टेस्ट करना चाहते हैं, हमें पता चले कि कौन सी गैस है, उसके लिए टेस्ट, क्योंकि गैसेज आपको नज़र नहीं आती है, हम देख के नहीं बता सकते कि ये हाइड्रोजन गैस निकली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है या ये ऑक्सीजन गैस है। तो हमें गैसेस सिर्फ बबल्स की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी गैस है। तो उस गैस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट। हर एक गैस का अपना अलग टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी गैस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉर्क लगा के बंद कर दिया इसको। और इस कॉर्क के अंदर जो छेद है, यहाँ पे हमने एक पाइप लगा दी, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको। तो यहाँ हमने एक पाइप लगा दी और ये पाइप यहाँ से इस गैस को कलेक्ट करके, यहाँ हमने एक सोप सॉल्यूशन रखा है, एक टब में भर के सोप या फिर डिटर्जेंट पानी के अंदर डिज़ोल्व करके, और इस टब में यहाँ पे रख दिया। और इस पाइप का जो दूसरा एंड है वो यहाँ इस सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इस पाइप के थ्रू होती हुई पास करेगी कहाँ से, इस सोप वाले सॉल्यूशन में। और जब इस एंड में से वो गैस बाहर निकलनी शुरू होगी तो सोप सॉल्यूशन में भी क्या बन जाएंगे, बबल्स। और फिर इस बबल्स बनाती हुई ये गैस यहाँ से क्या आएगी, बाहर निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस आएगी। तो अब पता कैसे चलेगी ये कौन सी गैस है, इसके लिए टेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ गिव अ टेस्ट टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के
प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए आप कौन सा टेस्ट दिखाओगे, तो हम वो टेस्ट करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लेके जानी है। देखो यहाँ पे कैंडल है, एक पर्सन के हाथ में बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल। जब आप इस बर्निंग कैंडल को इस हाइड्रोजन गैस के कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो कैंडल जलती तो रहेगी, लेकिन कैसे जलेगी, बर्न विथ पॉप साउंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बर्निंग कैंडल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड। अब पॉप साउंड क्या होता है, जैसे पटाखे बजते हैं ना आपके दिवाली पे, वो जो छोटे वाले पोटली बम आते हैं, छोटे बच्चे बजाते हैं ना, जिसको जस्ट फर्श पे आप फेंक देते हो या दीवार पे फेंकते हो तो पॉप साउंड आते हैं, जैसे पटाखे आते हैं वैसी हल्की सी साउंड आएगी। तो सिर्फ पटाखे जैसी पॉप साउंड आएगी। तो ये जो पॉप साउंड है, अगर आपकी बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल जलती रहे, बुझेगी नहीं कैंडल, बर्निंग कैंडल बर्न विथ पॉप साउंड। अगर कोई कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है तो इसका मतलब उसके आसपास कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। एंड दिस इज़ द टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन टेस्ट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव वन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस या टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या कहेंगे, द बर्निंग कैंडल बर्न्स विद पॉप साउंड इन द प्रेजेंस ऑफ hydrogen gas. So this is very important. You have to write down this question on your notebook.